है कि अगर मैं कोई भी छोटा सा टॉपिक लगा रहा हूँ, समझ जाइए कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने लगाया, इसको आपको लर्न कर लेना है क्लास में आने से पहले। तो मैं हर दिन आपसे पूछूंगा कि आज मैंने क्या, यू कैन से, आपको बोला है करने को और आपने उसको किया कि नहीं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बड़ी मदद होगी उसमें। बाकी आज का जो हमारा क्लास है गाइज, आज बेसिकली हम लोग डेफिनेशंस पे विस्तार से बात करेंगे। आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कई तरह के डेफिनेशंस हैं, कई तरह की परिभाषा है, जो कि हमें ये बताने में मदद करेगा कि शब्दों, यानी जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं जिसको भी हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो बोलचाल की भाषा में करते हो, चाहे वो किताबी भाषा में करते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं, एप्लीकेशन है। ऐसे में इस चीज को जानना कि किस तरह से कौन सी परिभाषा का क्या मायना है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको लेकर के आज हमारा क्लास है। आप सभी लोग बड़े ध्यान से आकृष्ट होकर के चीजों को देखिए और समझिए, आपको अच्छा लगेगा। और फिर इस जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन भी हमारे को करना है। यानी जब मैं आपको ये टॉपिक खत्म करा दूंगा तो उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो ध्यान से इसको समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो इसका जो है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, इसका नाम ही क्या है कि डेफिनेशन कितने प्रकार के हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो बेसिकली गाइज हमारे को यहाँ पे डेफिनेशन के टाइप्स देखने हैं। सबसे पहला होता है गाइज लेक्सिकल डेफिनेशन। ठीक है, टोटल गाइज करीब 10 तरह की परिभाषा है, 10 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और जानना है। तो पहला जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है गाइज? वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। जैसे हम लोग मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते वक्त पूरे एक वाक्य, कई सारे वाक्यों का प्रयोग होता है तब जाके क्लास कंप्लीट होता है ना। जैसे मैंने बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्द का प्रयोग होता है तब जाकर के 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर कंप्लीट होता है। या आप मान लीजिए कोई आर्टिकल पेपर वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी शब्द तो देखो मूल है। शब्द के बिना वाक्य कैसे बनेगा, और बिना वाक्य के पैराग्राफ कैसे बनेगा, और बिना पैराग्राफ के कोई आर्टिकल कैसे बनेगा, और बहुत सारे पैराग्राफ के मिलने के बाद एक पूरी पुस्तक तैयार होती है। लेकिन इसके मूल में क्या है? वर्ड, यानी शब्द। जैसे मैं कहता हूं कि गाना, नाचना या खाना, ठीक है, दौड़ना, ठीक है, उछलना, तैरना, सिंगिंग, स्विमिंग, ये सारे क्या है? वर्ड्स है ना। इन सभी वर्ड्स को प्रयोग करके ही तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो। अगर वर्ड्स नहीं होगा तो सेंटेंस फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो वर्ड तो ये तो बेस है। तो इस वर्ड को हमारे को समझना है, तो इसको कहते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। यानी कि लेक्स का मतलब होता है वर्ड। ऐसा वर्ड गाइस जो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में यूज में है। जैसे मान लीजिए गाइस कि हमारा जो डिक्शनरी है, जो भी डिक्शनरी जिसपे भारत ही नहीं पूरा विश्व, जिसपे पूरे वर्ल्ड को जिसपे बिलीव करता है, तो उसको हमारे को मानना होता है। जैसे मान लीजिए कि फैन का मतलब पंखा है, तो फैन का मतलब पंखा अगर भारत में है तो पाकिस्तान में भी है, साउथ अफ्रीका में है तो नीदरलैंड में भी है, इंग्लैंड में है तो आपका जो है ब्राजील में भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब कि द वर्ड विच हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, लर्नर्स की कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी के अंदर गाइज हमने क्या किया है? कई सारे शब्दों को चिन्हित कर रखा है, मतलब उसकी स्वीकार्यता दे रखी है, मतलब उसका एक्सेप्टेंस दे रखा है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गॉड, तो गॉड का मतलब अगर भगवान हम मेरे लिए है, तो जो हरियाणा में रहता है उसके लिए भी गॉड का मतलब भगवान ही होगा। जो महाराष्ट्र रहता है उसके लिए भी गॉड का मतलब भगवान ही होगा। जो मेघालय में रहते हैं उनके लिए भी गॉड का मतलब भगवान होगा। तब ना गाइस एक यूनिफॉर्मिटी बनती है पूरे देश में या पूरे ग्लोबल लेवल पे। अगर वर्ड में अगर मान लीजिए वेरिएशन आने लग जाएगा तब तो कोई कहीं का भाषा ही नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए कि बिहार में फैन को पंखा बोला जाता है और महाराष्ट्र में फैन को बोला जाने लग जाए आपका जो है कार, या किसी किसी स्टेट में फैन का मतलब मान लीजिए रोटी है, तब तो मतलब कैसे फिर यूनिफॉर्मिटी कैसे बनेगी? ऐसे में गाइस लेक्सिकल डेफिनेशन हमारे को ये बताता है कि हर एक शब्द का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है, अपना एक विशेष अर्थ है, अपना एक विशिष्ट अर्थ है, जिसकी स्वीकार्यता पूरे भारत में, पूरे ग्लोब लेवल पे होता है।
और इसी प्रकार से डिक्शनरी चलता है, इसी प्रकार से हमारा कम्युनिटी चलता है, दुनिया चलता है, समाज चलता है। और इसका मेन लक्ष्य लेक्सिकल डेफिनेशन का क्या होता है कि जितने भी वर्ड हमारे पास हैं उसको सबसे पहले डिफाइन करो। नंबर 1 डिफाइन करो। इसलिए आप जब भी डिक्शनरी अगर आपके घर पे होगा, जरूर होगा आपके घर पे, या ऑनलाइन डिक्शनरी आप लोग रखते हैं मोबाइल फोन में, तो आप देखिएगा गाइस कि हर एक शब्द का परिभाषा गूगल भी आपको बताता है। तो इंडिया में मान लीजिए कि आप किसी वर्ड का डेफिनेशन ढूंढिएगा, तो इंडिया में जो गूगल बताएगा वही पाकिस्तान में भी बताएगा, वही चीन भी में भी बताएगा, वही अमेरिका, वही ब्रिटेन में भी बताएगा। तो यूनिफॉर्मिटी बनती है। दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड और लेक्सिकल डेफिनेशन। इसका मेन लक्ष्य क्या है? एम्बिग्विटी को खत्म करना। एम्बिग्विटी का मतलब गाइस दोहरापन। जैसे मान लीजिए गाइस कि मेरे लिए गॉड का मतलब भगवान है और आपके लिए गॉड का मतलब मान लीजिए दानव है, और मैं आपके पास जाकर के मान लीजिए गॉड का तारीफ करूं, तो आपको तो वहां पे ये लगेगा ना कि यार गॉड का मतलब तो दानव होता है, तो सर गॉड का क्यों इतना तारीफ कर रहे हैं? अभी तो मान लीजिए गॉड का मतलब भगवान मेरे लिए है, तो आपके लिए भी गॉड का मतलब ईश्वर ही है। तो मैंने गॉड के लिए कुछ अच्छा बोला तो आपको लगा चलो गॉड का मतलब तो मेरे लिए भी ईश्वर है। लेकिन मान लीजिए गाइस किसी परिस्थिति में अगर गॉड का मतलब अलग अलग होने लग जाए राज्यों के आधार पे या कम्युनिटी के, तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि हम कह क्या रहे हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा रॉन्ग ही निकलेगा। इसलिए गाइस हमारे डिक्शनरी में या हमारा जो अल्फाबेट या जो सारे वर्ड्स हैं या सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उसमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी ना आए, दोहरापन ना आए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और मीनिंग एक यूनिफॉर्म के साथ चले पूरे दुनिया में, पूरे देश में, ताकि उसकी समझदारी बनती रहे सभी की एक समान। इसी को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि रिवर है। गाइस रिवर का परिभाषा भारत में जो है वही ना ब्रिटेन में भी होगा। हमारे यहाँ मान लीजिए कुआं है, तो कुआं क्या होता है? कुआं का मतलब जैसे बहुत लोगों के घर में अभी भी कुआं होगा, गांव वगैरह में अभी भी कुआं होता है। कुआं क्या होता है? बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसमें पानी को हम लोग स्टॉक करते हैं। तो कुआं इज डिफरेंट। जब हम लेक बोलते हैं गाइस, झील, तो झील अलग है। जब हम रिवर बोलते हैं भैया, तो रिवर अलग है। क्या कुआं और रिवर एक हो सकता है क्या? कुआं और रिवर एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसे ही गाइस मान लो कि कुआं और रिवर एक नहीं हो सकता, कुआं और समुद्र एक नहीं हो सकता। सबके अलग अलग परिभाषाएं हैं ना। कुआं छोटा होता है, रिवर बड़ा होता है, मान लीजिए कि ओशन उससे भी बड़ा होता है। तो सबका परिभाषा अलग है गाइस। अगर मैं कहूं कि भैया मैं रिवर रिवर के किनारे जाना चाहता हूं, तो रिवर का मतलब अलग होता है। मैं कहूंगा जी मैं कुआं के किनारे जाना चाहता हूं, तो कुआं का परिभाषा अलग है कि नहीं है? आप खुद सोचिए। रिवर का परिभाषा अलग, कुआं का परिभाषा अलग, लेक का अलग, सबका चौड़ाई लंबाई अलग अलग होता है, क्षेत्रफल एरिया अलग अलग होता है। तो ये सारे गाइस ऑलरेडी हमारे डिक्शनरी में डिफाइंड हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल डेफिनेशन बोलते हैं। चाहे कोई सा भी वर्ड आप ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, बोतल ले लो, वाटर ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, ग्लास ले लो, ऑयल ले लो, क्लोथ्स ले लो, है ना, बॉक्स ले लो, या कोई भी वर्ड, सबका परिभाषा अलग है गाइस। और सभी का परिभाषा का क्या है? स्वीकार्यता एक बहुत ही बड़े स्तर पे, यानी राष्ट्र और पूरे विश्व के स्तर पे एक यूनिफॉर्मिटी, ताकि सब लोग गाइस सेम मीनिंग समझे। वरना तो जी आप कहोगे कुछ, अगला समझ लेगा कुछ, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गाइस लेक्सिकल डेफिनेशन कि जो जो वर्ड है उसका अपना विशेष परिभाषा होता है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन कम्युनिटी लेवल पे क्रिएट ना हो। नंबर 1। नंबर 2 है गाइस आपका स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है? ये जस्ट लेक्सिकल का से डिफरेंट और भिन्न है। स्टिपुलेटिव का मतलब होता है गाइस मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ। यानी गाइस ये एक ऐसी परिभाषा है जहां पे शब्दों का निर्माण आप अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस कि आपने किसी का नाम रख दिया टिंकू, किसी का नाम रख दिया छोटू, किसी का नाम रख दिया कुछ, ये तो मानव का नाम आपने रखा। लेकिन गाइस ऐसे ही सामान का नाम भी तो रख देते हो ना। आप अपने परिवार के स्तर पे, अपने गांव के स्तर पे, अपने मोहल्ले के स्तर पे कहीं कुछ ना कुछ चीज का नामकरण जरूर करते हो। क्योंकि भाई जिसका कोई नाम ही नहीं है उसका एग्जिस्टेंस क्या है? हम आप पैदा होते हैं तो हमको आपको नाम दिया जाता है, तो नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स यू एग्जिस्ट।
वो इस चीज का बोध कराता है कि आपका अस्तित्व है। अगर आपका नाम ही नहीं होगा तो आपका अस्तित्व पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा ना। मेरा नाम मान लीजिए एक्स है, आपका नाम वाई है, किसी का नाम जेड है, तो यही ना आपकी पहचान है कि हाँ भाई फलाने का नाम ये है, मतलब वो उस नाम से जाना जाता है। फला का नाम ये है माने वो उस नाम से जाना जाता है। अगर आपका नाम ही ना रहे तो आप सोचिए कि आपका अस्तित्व फिर क्या रहेगा, आपका एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग होगा, उस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ऐसे में गाइस स्टिपुलेटिव जो है ना, ये बड़ा रिसेंट डेफिनेशन है, ये बड़ा समकालीन परिभाषा है। इसका मतलब कि समय के साथ जो नई चीजें हमारे डिक्शनरी में जुड़ती हैं उसको हम अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण उसका कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे गाइस आज से 10 साल पहले सेल्फी नाम का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं था। यानी अगर आप 2008 से 2010 से पहले जाओगे, जब स्मार्टफोन का इतना प्रचलन भारत में नहीं था, तो स्मार्टफोन नहीं था तो सेल्फी भी नहीं था। क्या? जब स्मार्टफोन नहीं था तो सेल्फी भी नहीं था। आज स्मार्टफोन है तो सेल्फी है। और सेल्फी को अगर आप दो भाग में बांटोगे तो सेल्फ प्लस ई, यानी सेल्फ मतलब स्वतः और ई मतलब जब आप अपने चलचित्र को, अपने फोटो को खुद से लेते हो, स्वतः यानी स्व मतलब खुद से, सेल्फ से, तो उसको कहते हैं सेल्फी। यानी सेल्फ मतलब आप याद करिए आज से 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व जब हम आप छोटे थे, यानी 2-3-4 साल के होंगे, उस दौर में गाइस स्टूडियो का कॉन्सेप्ट था। यानी हमारे आपके पेरेंट्स हमको आपको स्टूडियो ले जाते थे या घर पे स्टूडियो वाला आता था, तो आकर के पूरा परिवार खड़ा होता था और एक बंदा स्टूडियो वाला क्या करता था, कैमरा से निकाल करके फोटो लेता था और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको फोटो निकाल के देता था। यही परंपरा बहुत शुरुआती काल से चलती आ रही थी। लेकिन आज स्टूडियो करीब करीब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो सबके पास फोन है ना। अब स्टूडियो की जाने की जरूरत क्या है, अब तो रैंडमली अपना फोटो खींच लो, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास कैमरा क्वालिटी अच्छा है। तो ऐसे में गाइस जरूरत के हिसाब से हमने सेल्फी को जन्म दिया, क्योंकि आज से 10 साल पहले सेल्फी नाम का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन जैसे स्मार्टफोन का आविष्कार हुआ और हमारे आपके जेब में स्मार्टफोन आ गया, तो सेल्फी भी आ गया, फ्रंट कैमरा भी आ गया, तो हमने सेल्फी को जन्म दिया। हो सकता है आज भी आपको डिक्शनरी में सेल्फी ना मिले, क्योंकि ये बहुत नया शब्द है जो पिछले 5-6 सालों से ट्रेंड में है, सेल्फी। ऐसे ही गाइस अभी जैसे एक मूवमेंट चला था ना, मी टू मूवमेंट, कुछ ऐसा मूवमेंट था ना मी टूइज्म करके, तो मी टू करके भी ऐसा कोई वर्ड, यानी गाइस समय के हिसाब से, जैसे एक और टर्म है अभी जैसे पॉलिटिकल गलियारों में एक डेफिनेशन है मोदीनॉमिक्स, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स जो है वो मोदी जी के अकॉर्डिंग चलती है देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। तो विपक्ष के जो लोग हैं ऑपोजिशन पार्टी के, उन्होंने एक नया टर्म निकाल दिया कि मोदीनॉमिक्स। यानी देश का अगर ग्रोथ कम होता है तो विपक्ष के लोग क्या कहते हैं कि भैया ये देश तो इकोनॉमिक्स से चलता ही नहीं, आजकल तो देश मोदीनॉमिक्स, यानी मोदी प्लस इकोनॉमिक्स। जब आप मोदी को इकोनॉमिक्स से जोड़िएगा क्या बनेगा, मोदीनॉमिक्स। ये डिक्शनरी में शायद आपको कहीं ना मिले, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से एक वर्ड बना दिया, मोदीनॉमिक्स। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं गाइस, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो हम अपने कम्युनिटी लेवल पे आर्बिट्ररी यानी मनमाने तरीके से बना करके और उसका स्पेसिफाइड डेफिनेशन भी बना देते हैं। यानी गाइस एक तरह से रेडीमेड, जिसको कहते हो ना कि रेडीमेड काइंड ऑफ मान लेते हैं, हाँ भाई चलो इसको मोदीनॉमिक्स कह दिया, हाँ जी चलो इसको सेल्फी कह दिया, इसको ये कह दिया। तो ऐसे नए वर्ड्स आजकल बहुत आ रहे हैं, और इस तरह के नए वर्ड्स का गाइस कोई डेफिनेशन आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ तो क्योंकि वो चलन में आ गया, हमारे समाज में आ गया, हमारे संस्कृति में आ गया, तो लोगों ने उसको मास लेवल पे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। जैसे एक और वर्ड आजकल चला था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन से पहले। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो 4 साल का कार्यकाल रहा वो बड़ा तबाही वाला रहा, क्योंकि थोड़े कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। तो जब उनका कार्यकाल खत्म होने लग गया और उनको ऐसा लग गया कि वो हार जाएंगे जो बिडेन से, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कैसे भी करके मेरा राष्ट्रपति मैं बना रह जाऊं, क्योंकि वहां पे नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति डायरेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअसली बन सकता है। जैसे बैरक ओबामा 2 बार लगातार रहे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का भी अगर प्रदर्शन अच्छा रहता तो डोनाल्ड ट्रंप भी 2 बार आ जाते।
लेकिन क्योंकि वो बड़े विवादों में रहे, कंट्रोवर्सी में 4 साल रहे, तो इसलिए अमेरिका की जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो वो ऐसे नहीं माने, उन्होंने बहुत मतलब तबाही मचाई, दंगा करवाया, रॉयट्स वगैरह, मतलब अमेरिका की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप। तो गाइस एक नया वर्ड शशि थरूर ने कॉइन किया, हमारे देश के केरला से सांसद हैं, बहुत प्रोमिनेंट। तो उन्होंने लोकसभा में भाषण देते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेंट्रम, TAN TRUMPH। तो टेन का मतलब क्या होता है पता है? टेन, इंग्लिश वाले लोग जानते होंगे, टेन का मतलब होता है, जानते हैं क्या? पॉल्यूटेड। टेन का मतलब क्या होता है? टेंटेड, मतलब जो प्रदूषित हो, प्रदूषित मतलब जो गंदगी पैदा करे, जो गंध फैलाए। और ट्रम्प का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा जोड़ दिया उससे, यानी टेंट्रम का मीनिंग क्या निकाल दिया उन्होंने? टेन मतलब जो पॉल्यूटेड हो, जो गंदगी मचाए, जो गंद करे, जो मतलब जो माहौल को खराब करने वाला। और TAN टेन और TRUMPH ट्रम्प जोड़ दिया, यानी टेंट्रम। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, या मान लीजिए जो ऐसा, तो वो समय के साथ जरूरत के हिसाब से नया नया शब्द कॉइन कर देते हैं। और जब एक बार वो मीडिया में प्रयोग में आता है तो उसकी स्वीकार्यता भी कम्युनिटी लेवल पे हो ही जाती है, हम आप उसको स्वीकार कर ही लेते हैं, है ना? जैसे सेल्फी आज मैं बोलता हूँ तो आप भी बोलते हैं, अमेरिका में भी शायद सेल्फी ही बोला जाता होगा, और ब्रिटेन और नीदरलैंड में भी सेल्फी का ही प्रयोग होता होगा एक शब्द के तौर पे। तो ये है, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस, इसके बाद जो अगला परिभाषा है हमारा स्टिपुलेटिव के बाद, इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है गाइस? इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल का मतलब होता है गाइस आंतरिक, है ना? इंटेंशनल यानी आंतरिक। इंटेंशनल डेफिनेशन को गाइस हम कॉनोटेटिव डेफिनेशन और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। माइक को अनम्यूट क्यों किए? किनका माइक अनम्यूट है? तो अगला डेफिनेशन है गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन, यानी जिसको हम गाइस कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी बोलते हैं और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका दूसरा नाम है कॉनोटेटिव और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन। तो इंटेंशनल का मतलब क्या होता है गाइस? इंटरनल यानी आंतरिक, यानी अंदरूनी, यानी आपका जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसको बताता है। जो मान लीजिए गाइस कि हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर का कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी भी तो है ना। हमारा अपना फीलिंग है, हमारा अपना इमोशन है, हमारा अपना एटीट्यूड है, हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, हमारा अपना आइडियोलॉजी है, आइडिया है, कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, बिहेवियर है। तो इसी प्रकार से गाइस जैसे मानव का अपना इंटरनल क्वालिटी होता है, वैसे ही दुनिया में जो भी चीजें हैं सबकी कुछ ना कुछ इंटरनल क्वालिटी है, और वो कहीं ना कहीं वेरी करता है, सबका फीचर वेरी करता है। जैसे मेरा फीचर आपसे वेरी करेगा, सबका सबसे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ इंटेंशनल डेफिनेशन का, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर यानी जल। मान लीजिए गाइस कि कोई कोई वाटर है, तो वैसे एक ही वर्ड वाटर मतलब वाटर, सबके लिए पानी ही होता है वाटर का अर्थ। लेकिन अगर गाइस कोई फिजिक्स का स्कॉलर है, या मान लीजिए गाइस कोई केमिस्ट्री का स्कॉलर है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, सब लोग हम लोग 10 तक तो पढ़े ही है ना केमिस्ट्री। तो मान लीजिए गाइस कोई केमिस्ट्री का स्कॉलर को मैं वाटर जाके बोलूंगा ना, तो वो वाटर को पता है किससे एसोसिएट करेगा? वो वाटर को हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या वाटर को एज अ लिक्विड, यानी वो अपने अपने संदर्भ में उसको जोड़ेगा कि केमिस्ट्री में, क्योंकि वाटर का बड़ा एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए वाटर, उनको जाके बोलोगे ना कि वाटर से आप क्या समझते हो, तो वो बोलेगा कि वाटर वो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, और मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। ठीक है जी। और वाटर को ज़्यादा बॉईल करोगे तो इवापोरेशन हो जाएगा, यानी गैस बन जाएगा, ये बोलेगा। यही वाटर गाइस जब आप किसी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को बोलेंगे, हमारे क्लास में कुछ राजनीति विज्ञान के भी साथी हैं, अगर उनको मैं बोलूं कि भैया आप वाटर से क्या समझते हो सकता है पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट मुझे ये कहें कि सर वाटर का मतलब वाटर डिस्प्यूट से है, वाटर का मतलब वाटर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि जल से संबंधित भी काफी विवाद देश के अंदर और देश के बाहर है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिल्ली और हरियाणा के बीच वाटर का विवाद हमेशा रहता है। ठीक है जी। हरियाणा और पंजाब के बीच भी वाटर का विवाद रहता है। कारण ये है कि हरियाणा में काफी नहर है, काफी झील है, यानी पानी का सोर्स अच्छा है, और दिल्ली में वाटर का कोई वैसा खासा सोर्स देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हरियाणा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिल्ली की है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा हमेशा एक डिस्प्यूट को मेंटेन करता है वाटर
वाटर को लेकर, क्योंकि हरियाणा कहता है जी हम अपना पानी आपको नहीं देंगे, देंगे तो लिमिट से देंगे या आपसे फिर कुछ चार्ज करेंगे। दिल्ली कहता है कि जी हम तो लैंड लॉक्ड है, यानी हमारे तो एक तो यमुना है लेकिन पानी तो हरियाणा से आएगा ज़्यादातर। तो ऐसे कई अलग अलग राज्यों में वाटर का डिस्प्यूट है, और पॉलिटिक्स को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो राजनीति विज्ञान का छात्र वाटर को पॉलिटिक्स से जोड़ के देख सकता है। अगर मैं किसी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछूं कि आप वाटर से क्या समझते हो, तो वो कहेगा सर कि वाटर का जो स्कैर्सिटी है उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वाटर को भी अब हमारे को खरीदना पड़ रहा है, और वाटर कहीं ना कहीं अगर खत्म होने लग गया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन गाइस किसी लिटरेचर वाले को अगर पूछे, मान लीजिए कोई अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी है, उससे अगर पूछा जाए कि वाटर से आप क्या समझते हो, तो शायद वो वाटर को रोमांस से कनेक्ट कर देगा। वो शायद वाटर को किससे कनेक्ट कर देगा? रोमांस से। क्योंकि जब भी आप कविता पढ़ें, चाहे कालिदास से लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ तक, और विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर के प्रेमचंद और आपका महाश्वेता देवी और जितने भी कवि हुए या लेखक, उन सभी ने गाइस जल को किससे जोड़ा? रोमांस से। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस, जैसे आप कभी भी सिनेमा आपने देखा है, बहुत सारी मूवीज आपने देखी है, आप देखते हो जब भी हीरो हीरोइन मिलता है तो पता नहीं कहाँ से बारिश आती है लेकिन आ जाती है। कई सारे गाने भी है ना, जैसे बरसात बना दो, और ऐसे है ना, मुझको बरसात बना दो, एक तो ये गाना है। जैसे तेरी उसके मेरी बाद कहानी और भी है कई सारे बारिशों गाने का हैं। पानी। तेरी मेरा मेरी यार कहानी है बारिशों का पानी है। यस। फिर टिप टिप बरसा पानी। मेरे यार को बता दो, है ना, क्या है, मेरे यार को बता दो, ऐसा कुछ क्या क्या गाना। तो आप समझ रहे हैं, एक साहित्य का विद्यार्थी वाटर को हमेशा किससे जोड़ेगा? लव से, रोमांस से। क्योंकि जब भी बारिश का मतलब ही है, वहां पे सिंबल है वो रोमांस का। अचानक से छाता उड़ जाएगा, डांस करने लग जाएंगे, ठीक है जी, पता नहीं शर्ट वर्ट भी उड़ जाता है कभी कभी। जैसे हीरो है तो हीरो का शर्ट अचानक से उड़ जाएगा, बिना मतलब वो उड़ जाएगा अचानक से। फिर अचानक से बारिश होने लग जाएगी, हवा तेज चलने लग जाएगा, बाल बाल बिल्कुल एकदम हवा में लहराने लग जाएगा। तो मेरा कहने का गाइस मतलब बस इतना ही है कि शब्द तो वाटर ही है ना, वाटर ही है ना, लेकिन केमिस्ट्री का बच्चा इसको बॉइलिंग पॉइंट से जोड़ दिया, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसको वाटर के डिस्प्यूट से जोड़ दिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको इकोनॉमी से जोड़ दिए, लिटरेचर का स्टूडेंट इसको रोमांस के तौर पे जोड़ दिया। तो गाइस आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका इंटरनल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यानी वाटर का मतलब जल तो होता है, लेकिन इसका जो आंतरिक गुण है वो अलग अलग विद्यार्थी, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए अलग है। इसी को कहते हैं गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन। यानी गाइस वर्ड तो सेम है, जैसे मान लीजिए वॉर, या मान लो चलो लव, LOVE लव। तो लव मान लीजिए गाइस कि लव का भी अलग अलग परिभाषा है। जैसे मान लीजिए कि लव, तो लव का पॉलिटिकल साइंस में लव का डेफिनेशन पॉलिटिकली हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल डेफिनेशन लव का अलग हो सकता है ना। जैसे लव अफेयर्स को आप वहाँ पे कर सकते हो कि राजनीतिक व्यवस्था में राजीव गांधी जी का इंदिरा गांधी जी से हुआ था, या संजय गांधी का मेनका गांधी जी से था वैसा अफेयर, फिर मैरिज भी हुआ। उसके बाद मान लीजिए कि और भी कई सारे ऐसे किस्से हैं राजनीतिक गलियारों में, सर उसको आप कोरिलेट कर सकते हो लव से। फूड में अलग ही है लव का डेफिनेशन। हाँ जी, फूड में सर, फूड फूड से में क्या है रिलेटेड, मैम बताइए। जैसे बोलते हैं ना कि आई जैसे लव बताइए। चिकन, आई लव आइसक्रीम, तो उसको मतलब खाते हैं हम लोग इसलिए लव, ऐसा कुछ। अच्छा, उसमें मतलब वो भोजन संबंधित आ जाता है। हाँ वही बात है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ गाइस कि शब्द तो एक ही है तो लव। फिर लिटरेचर में आइएगा तो लव को अलग तरीके से देखेगा, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में लव को, है ना, आपका ग्लोबल अग्रीमेंट के तौर पे भी कई बार। तो उससे गाइस प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही विषय बदलेगा, विषय बदलते ही भूमिका बदल जाएगी, विषय बदलते ही अर्थ भी बदल जाएगा। मीनिंग चेंजेस विद टाइम, मीनिंग चेंजेस विद सब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन, यानी आंतरिक परिभाषा। इसका मतलब आंतरिक यानी अंदरूनी, अंदरूनी उसके अलग अलग प्रॉपर्टी है जो अलग अलग विषय को एसोसिएट करते हैं। दैट्स व्हाई इंटेंशनल डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कोनोटेटिव डेफिनेशन और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रीहेंशन। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आइए इंटेंशनल का, जस्ट इससे आइए एक्सटेंशनल। गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन
एक ऐसा डेफिनेशन है जिसको आप अनुभव तो कर सकते हो, जिसको आप फील तो कर सकते हो, जिसको आप यू कैन से एक अनुभूति तो कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते भाई। जैसे लव को कभी किसी ने टच किया है क्या? लव को कोई टच कर सकता है क्या? नहीं। या ऐसे जो वर्ड्स हैं, तो इसको इसका एक प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हो, लेकिन इसको कभी आप काउंट नहीं कर सकते जी, काउंट नहीं कर सकते कि है ना कि लव किस मात्रा में, इसका कोई मेजरमेंट वैसा नहीं है। बट एक्सटेंशनल डेफिनेशन में क्या होता है ना, इसके एक्सटेंशनल में क्या होता है ना कि जो बाहरी है, जैसे इंटेंशनल मतलब अंदरूनी, इंटेंशनल मतलब इंटरनल मतलब अंदरूनी, लेकिन उसी प्रकार से एक्सटेंशनल का मतलब बाहर, यानी बाहरी। बाहरी माने जो आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए इस क्लास में 100 बच्चे हैं, 150, तो मेरे को दिख रहा है, हम सभी को दिख रहा है कि इस क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे, तो दिख रहा है ना, काउंटिंग है ना। तो काउंटिंग है क्योंकि वो दिख रहा है, इसलिए एक्सटेंशनल डेफिनेशन है। भारतीय क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, वो हमें दिखता है, वो हम काउंट कर सकते हैं कि अच्छा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और भी शुभमन गिल, तो काउंट कर सकते हैं कि अच्छा देयर आर ऑल टोटल 11 प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो जो चीजें काउंटेबल हैं, विजिबल के साथ साथ काउंटेबल भी, एक तो विजिबल हो यानी देख पाए आप, और दूसरा काउंटेबल हो, ऐसे में एक्सटेंशनल डेफिनेशन कहलाएगा। जैसे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पहले प्लूटो था, अब हट गया, तो कितने प्लैनेट्स हैं टोटल अभी सोलर सिस्टम में? 7 या 8? 8 सर, 8 है ना? 8 हाँ, पहले 9 था तो प्लूटो 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स क्या है? काउंटेबल है ना, काउंट करते हो ना कि हाँ भाई जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, नेपच्यून है, अर्थ है, वीनस है, तो काउंट करते हो ना। तो जो चीज़ें काउंटेबल है, जो गणना के योग्य है, जिसकी गिनती संभव है, जो दिखता भी है और गिनती गिनती भी कर लेते हैं, तो उसको कहेंगे एक्सटेंशनल, यानी बाहरी, यानी जो बाहर से दिखता है, यानी जिसको आपको फील करने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखता है और काउंटिंग भी होता है। तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन यानी बाहरी परिभाषा। इसको भाई शॉर्ट में देखो कैसे बताया है। इंटेंशनल और एक्सटेंशनल को समझाते हुए कहता है कि इंटेंशनल का जैसे बड़ा अच्छा एक रेफरेंस आया है, जैसे मान लीजिए बैचलर, ठीक है, बैचलर एक वर्ड है, आप सब लोग जानते हो बैचलर। तो बैचलर का भी गाइस अलग अलग अर्थ है। अगर अंदरूनी अर्थ पे जाइएगा ना, तो मान लीजिए कि मैं अभी जैसे यूजीसी नेट के हम लोग सब लोग स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं ना कि क्या आप बैचलर्स हैं, तो आप पता है क्या सोचोगे कि सर मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैंने बीए पास कर लिया। बैचलर्स का मतलब शैक्षणिक परिदृश्य में क्या होगा? ग्रेजुएशन, यस और नो। अगर हम एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपसे पूछें कि क्या भैया आप बैचलर हैं, तो आप यही ना सोचिए अगर बीए के बारे में पूछ रहे हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हुआ कि नहीं। मान लीजिएगा यही हम लोग किसी लिटरेचर के सेंस में पूछें कि आप बैचलर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो आप क्या सोचोगे कि सर ये पूछ रहे हैं कि मैं मैरिड हूँ कि अनमैरिड हूँ। ऐसे ही बैचलर का कई अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होता है। कई सारे बैचलर कुछ ऐसे आइटम्स के भी नाम है बैचलर। तो इंटेंशनल का मतलब यानी बैचलर शब्द तो एक है, बैचलर शब्द तो एक है, लेकिन अलग अलग मायनों में इसकी परिभाषा अलग अलग है। यानी अगर हम शैक्षणिक एडुकेशनल देखें तो बैचलर मतलब बीए ग्रेजुएशन, ऐसे बैचलर का मतलब हम अनमैरिड मैन भी कहते हैं, अनमैरिड मैन। लेकिन गाइस एक्सटेंशनल डेफिनेशन में इसको हम कैसे कहेंगे? लिस्ट ऑफ ऑल अनमैरिड मैन इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि एक्सटेंशनल डेफिनेशन वो होता है जिसकी गिनती हम कर सकते हैं। गाइस बैचलर एक वर्ड है जिसके अंदरूनी प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, तो कोई काउंट थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिस्ट ऑफ ऑल बैचलर्स बोलोगे ना, मान लीजिए कि आपके घर में 4 बैचलर हैं, तो वो 4 बैचलर काउंटेबल है ना। हाँ भाई 1 2 3 4। तो जो चीजें काउंटेबल हैं, जिसकी गिनती आप कर सकते हो, जिसका गणना संभव है, जो बाहर से दिखता भी है और गिनती भी उसका हो सकता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन यानी बाहरी परिभाषा। और जिसकी गिनती संभव नहीं हो, बस हम उसके प्रॉपर्टी से उसको समझते हैं। जैसे बैचलर, बैचलर क्या एक प्रॉपर्टी है जो अविवाहित पुरुष के लिए यूज किया जाता है। स्पींस्टर अविवाहित महिला के लिए, युवती के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल एंड एक्सटेंशनल डेफिनेशन, आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी परिभाषा। अब आ जाइए अगला डेफिनेशन गाइस जो हमारा आता है वो है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग
गाइस प्रिसाइज का मतलब समझते हैं? कोई बता सकते हैं प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज? Short. To reduce. हाँ जी, To reduce. रिड्यूस, Exact. एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, हाँ, To be exact. Brief. ओके। चलिए अतिउल्लाह सर ने करेक्ट बता दिया, वैसे वैसे सब लोग ठीक कह रहे हैं, बट मैं एग्जैक्ट सुनना चाह रहा था, एग्जैक्ट। तो प्रिसाइज का मतलब समझते हैं क्या होता है गाइस? प्रिसाइज का मतलब होता है ऑलमोस्ट जो एग्जैक्ट हो, जैसे कहते हो ना कि बिल्कुल मेरे को प्रिसाइजली बताओ, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू एग्जैक्ट। तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब ये होता है, हाँ हाँ, तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस? इस चीज को समझिए कि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे डिक्शनरी में जिसको हम अलग अलग मायनों में यूज करते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, कई बार एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब है कि जो संविधान में लिखित है, जो नियम कानून में सरकार ने जिसको मान्यता दे दी, जैसे मान लीजिए एक शब्द है मर्डर, मैं आपको बोलूं कि पता है आज मैंने मर्डर किया और धीरे से बोल दूं 4 मच्छरों का। मैं बोलूं कि पता है आज ना मैंने चोरी की और धीरे से बोल दूं 2 ब्रेड का। मान लीजिए मैंने कहा पता है आज ना मैंने 4 लोगों को जान से मार दिया, धीरे मैंने आज चार की हत्या कर दी, धीरे से बोल दूं मक्खियों की। आप समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या होता है गाइस, एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाता है ना। ऐसे में हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्था में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे गवर्नेंस में इन शब्दों का परिभाषा बिल्कुल वेल रिटन है, वेल मेंशन्ड है। यानी मर्डर का परिभाषा है गाइस, यानी मच्छर को मारना मर्डर नहीं कहा जाता, मक्खी को मारना मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। या चींटी मान लीजिए आपसे मर गया तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। मर्डर की कैटेगरी में क्या आएगा? जब आप किसी इंसान को हो गया, या जानवर में भी वो जो रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे मान लीजिए अभी सलमान खान जेल गया था ना काला हिरन मामले में, तो काला हिरन क्या है? बैन है, उसको अगर आप क्षति पहुंचाइएगा तो आपको जाना पड़ेगा। और वही नहीं, अब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंडेंजर्ड हैं, ये जो एक्सटिंक्ट हैं, माने विलुप्त होने के कगार पे हैं, सरकार ने उन सबको इस कैटेगरी में रखा है कि गलती से भी हिरन का शिकार या कुछ भी ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो वो मर्डर की कैटेगरी में आ चुका है, संवैधानिक। ऐसे ही गई चोरी, तो चोरी का मतलब क्या होता है? आप अपना फ्रिज से जाकर के चॉकलेट चोरी कर लीजिएगा तो चोरी थोड़ी हुआ, वो चोरी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेंस नहीं ना है, उसके लिए जेल आपको थोड़ी होगा। चोरी का मतलब क्या है कि किसी के बिना मर्जी के आप किसी का कुछ छीन लिए, किसी का पैसा छीन लिए, किसी का सोना हीरा जेवरात छीन लिए, पकड़ के किसी को लूट लिए, तो वो चोरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्राइम है, उसके लिए आपको जेल होगा, उसके लिए आपको फाइन होगा। ऐसे ही गाइस मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी, आजकल बात बात पे हम लोग कहते हैं ना कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी गाइस एक परिभाषा है। प्राइवेट का मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर है तो वो समझ सकते हैं, चलो भाई इनका अपना घर है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपका अपना कार है तो प्राइवेट है, आपका अपना स्कूटी है तो प्राइवेट है। लेकिन गाइस मान लीजिए आप किसी पब्लिक पार्क में हैं, रोड पे खड़े हैं कहीं पे ऐसे, तो वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, सभी जनता को बराबरी के साथ यूज करने का अधिकार है। तो आप ऐसे चलते फिरते किसी को भी अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, उसका भी परिभाषा है कि प्राइवेट क्या पब्लिक क्या। पब्लिक मतलब जिसपे सबका समान अधिकार हो, प्राइवेट मतलब जिसको आप ओन करते हैं, जो आपका मालिकाना अधिकार है जिसपे। ऐसे ही राइट्स, हम लोग कई बार बात बात में गुस्से में बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट है, तो क्या गाइस हम लोग जितनी बार राइट, वो सच में होता है क्या? नहीं, राइट का भी गाइस एक परिभाषा निहित है ना संविधान में। ऐसे ही थोड़ी चलते फिरते किसी को भी बोल दोगे कि मान लीजिए किसी को जा करके किसी को 4 घुसा मारे, किसी का 4 दांत तोड़ दिए, किसी का हाथ पैर तोड़ दिए, और आप बोलोगे कि मेरा राइट है। तो राइट का एक परिभाषा है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन। तो राइट वो वाला राइट को मानेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना चलते फिरते किसी को कुछ आप कर दिए बोलोगे राइट है। तो वो समझना पड़ेगा कि सॉवरेनिटी है। तो कहने का मतलब ये है गाइस, प्रिसाइजिंग का मतलब ये है कि हर एक वर्ड का संवैधानिक परिभाषा है जिसको मान्यता प्राप्त है और उसी को सच माना जाएगा, बाकी अन्यथा चीजों को कम्युनिटी लेवल पे सच नहीं माना जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन। चोरी का क्या, मर्डर का क्या, राइट का क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या, क्राइम क्या, वो सबका परिभाषा है, उसी को सोशली एक्सेप्टेंस है।
सामाजिक स्वीकार्यता उसको प्राप्त है। यानी आप अपने मन से परिभाषा बनाइएगा तो वो तो स्टिपुलेटिव में चला जाएगा, फिर स्टिपुलेटिव सेल्फी वगैरह। नेक्स्ट परसुएसिव डेफिनेशन। गाइस परसुएड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं परसुएड का मतलब? एनीबडी? परसुएसिव से क्या समझते हैं? छानबीन करना, नो, छानबीन करना। और कोई नहीं, वो तो मैम छानबीन करना तो जांच करना अलग। परसुएसिव क्या होता है? परसुएसिव का क्या मतलब? Chasing- अपनी बात chasing मतलब sir। मनवाना। अपनी बात को मनवाना। अपनी बात मनवाना, हाँ ठीक है, ये मान सकते हैं, क्लोज है यहाँ पे। परसुएसिव का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी को यार कॉन्विंस करो ना। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो ना, यार मेरे पापा को कैसे भी कॉन्विंस करो ना इस चीज के लिए, मेरे पेरेंट्स को कॉन्विंस करो ना, मेरे पेरेंट्स को परसुएड करिए ना, थोड़ा करो। तो परसुएड का मतलब क्या होता है? कॉन्विंसिंग, यानी कॉन्विंस करना है, मनाना। तो भाई जब मान लो कि आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट के लिए आप ये मेरे पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्विंस करिए ना, शायद मान जाए। तो भाई जब हम किसी व्यक्ति को कॉन्विंस करते हैं ना, जैसे मान लो कि आपको किसी पब्लिक टूर पे जाना है, आपको एक्सकर्शन यानी देशाटन पे जाना है कॉलेज की तरफ से, आपके पेरेंट्स सहमत नहीं है, तो आपने किसी अपने टीचर या प्रोफेसर को कहा कि सर आप थोड़ा सा बात करके मनाइए ना, परसुएड करिए था तो मान जाए। तो जब मैं किसी पब्लिक टूर या फिर ऐसे एक्सकर्शन के लिए आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, तो मैं उसके बारे में हमेशा क्या बोलूंगा? अच्छा बात। मैं क्या बोलूंगा? सर देखिए ये बड़ा अच्छा है शैक्षणिक जीवन के लिए, ये थोड़ा घूमना फिरना, इससे नॉलेज होगा, वहाँ एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जाने दीजिए, दिमाग का विकास होगा, प्रोग्रेस होगा। तो मैं हमेशा अच्छी बात ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना है? उनको कॉन्विंस करना है, चाहे कैसे भी करूं। तो गाइस जब आप किसी को कॉन्विंस करते हो ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो आप क्या करते हो? उसके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते हो, चाहे वो बुराई क्यों ना हो। और उसी के उलट अगर किसी चीज के लिए किसी को नहीं मनाना है, यानी किसी को भड़काना है, तो वो कितना भी अच्छा चीज हो जाकर के क्या बोलिएगा? 4 बात और मिर्च मसाला लगा करके और बुरा बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि सही में आप ना जाओ, तो आपके एब्सेंस में जाकर के आपके पेरेंट्स को क्या बोल देगा? वो अरे पता है वो बड़ा अनसेफ है, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पे तो 6 बजते के साथ सब लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, इतना अनसेफ है। और 5 दिन पहले ही वहाँ पे 4 मर्डर भी हुआ है, किडनैपिंग भी होता है। बस इतना में ही तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भैया कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, आप घर पे ही रहिए। तो परसुएसिव का मतलब क्या है गाइस? कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी शब्द को फेवरेबल और किसी शब्द को अनफेवरेबल बना देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द हम लेते हैं डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। मान लो गाइस मेरे को प्रजातंत्र के बारे में अच्छा बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी जो प्रजातंत्र है वो लोगों के लिए, लोगों से और लोगों के द्वारा है। यानी यहाँ पीपल का सबसे ज्यादा बेनिफिट है, पीपल का सबसे ज्यादा ग्रोथ है, पीपल का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? विकास है, प्रगति है, इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट है। लेकिन अगर गाइस मेरे को डेमोक्रेसी के लिए किसी को गलत बोलना है, भड़काना है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार डेमोक्रेसी तो जो है ना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द वीक इंफीरियर रेस। यानी डेमोक्रेसी में ना मूर्ख लोग है ना, वो लोग राज करते हैं। प्रजातंत्र जो है ना सबसे बेकार व्यवस्था है, मूर्ख लोग शासन करते हैं, मूर्ख लोग राज करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी को नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं गाइस कैसे परिभाषा बदल गया। अगर मुझे आपको कॉन्विंस करना है तो मैं डेमोक्रेसी को क्या बोलूंगा? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और आपको डेमोक्रेसी के खिलाफ भड़काना है तो क्या बोल दूंगा? कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द वीक इंफीरियर रेस। ऐसे ही मान लीजिएगा लव, कई बार फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि व्हाट इज लव, शाहरुख खान की मूवी में काफी ये सब। अब लव का भी, लव को मान लो अच्छा बोलना है तो हम बोल रहे हैं कि यार लव इज एवरीवेयर, लव इज एवरीथिंग, विदाउट लव नथिंग कैन एग्जिस्ट। लेकिन लव के बारे में जब किसी को भड़काना है तो हम ये भी बोलते हैं कि यार लव क्या है? बेकार की चीजें है, फैंटेसी है, फैंटेसी में मत पड़ो, जिंदगी खराब हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो लव इज ओनली एन इल्यूजन ऑन पीपल हु डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। ऐसे ही डिक्टेटर है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो हमारा परसुएसिव डेफिनेशन है इसके अंतर्गत हम किसी वर्ड को अपने फायदे के अकॉर्डिंग या अपने स्वेच्छा के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ मोल्ड कर लेते हैं। समझ गए बात को? ये काम हम सब लोग करते हैं अपने जीवन में। जब हमें किसी चीज का काम होता है तो हम उसी को अच्छा बना देते हैं।
उसका काम नहीं है तो उसी को बुरा भी बना देते हैं समय आने पे, ऐसा होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड परसुएसिव यानी कॉन्विंसिंग। और ऐसा हम क्यों करते हैं गाइस, किसी को कॉन्विंस करने के लिए। और तो जब जिसको कॉन्विंस करना हो उस तरह का परिभाषा हम बना देते हैं। तो परसुएसिव डेफिनेशन। इसके बाद गाइस अगला है हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये साइंस में यूज होता है। ऑपरेशनल मतलब मैथमेटिकल, यानी गाइस जब हम लोग, ये खास करके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, ये साइंस के स्टूडेंट के लिए यूज होता है ऑपरेशनल, जिसमें हम लोग जिसको कहते हैं एजम्पशन या सपोजिशन। जैसे हमने मान लिया कि समथिंग इज एक्स इफ एंड ओनली इफ। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लेते हैं कि फलाना जो व्यक्ति है ना उसका नाम एक्स है, फलाना व्यक्ति का नाम मान लेते हैं वाई है, और फलाने की वाइफ का नाम जेड है, और इस हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन बिठाते हैं। तो ये बेसिकली साइंस के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम एजम्पशन कर लेते हैं कि फलाने का नाम एक्स है, फलाना ऑब्जेक्ट का नाम वाई मान लिया, फलाने वस्तु का नाम जेड मान लिया, और उस हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। तो ये साइंस में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि नाम ही है ऑपरेशनल यानी मैथमेटिकल। तो जहाँ गणित का प्रयोग हो, मैथमेटिक्स का प्रयोग हो, अंक का प्रयोग हो, तो ऑपरेशनल। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो गाइस, आपका इंटेलिजेंस है, एज है, तो इंटेलिजेंस को मापने का अलग अलग मायना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को आपका इंटेलिजेंस को मापना है, तो आपका एक छोटा सा एग्जाम करा दिया, उस एग्जाम में जिसको जितना नंबर आया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू में 50 नंबर का एग्जाम ले लिया, 50 में जिसको जितना ज़्यादा आया उतना ज़्यादा उसका आईक्यू मैंने बता दिया। किसी का एज मुझे जानना है तो क्वेश्चन बना दिया कि एज क्या है, तो वो पता लग गया। तो अलग अलग गाइस मैथमेटिकल तरीके हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैथमेटिकल तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। ऐसे ही होता है गाइस एक फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल का मतलब होता है गाइस जब किसी ऑब्जेक्ट को ना हम उसके फंक्शन से उसका बोध करते हैं। जैसे मान लो कि फ्रिज है, तो फ्रिज का फंक्शन क्या है, किसी भी सब्जी को या कोई भी सामान वस्तु को ठंडा रखना। हीटर है, हीटर का काम क्या है, किसी भी वस्तु को या पर्यावरण वातावरण को गर्म रखना। पेड़ है, तो पेड़ का फंक्शन क्या है, एक तो पॉल्यूशन को कट करना, दूसरा हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। तो भाई किसी भी आइटम को जब हम उसके फंक्शन के लिए जानते हैं, यानी उसके कार्य के लिए जानते हैं, या उसके कार्य से हम किसी, तो उसको कहते हैं फंक्शनल। टेलीविजन है, तो टेलीविजन का फंक्शन क्या है कि वो अलग अलग तरह के चैनल्स हमें दिखाता है, एंटरटेन करता है। हमारा स्मार्टफोन है, तो उसका फंक्शन क्या है, उसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस हैं, तो वही उसकी पहचान है। सभी का अपना एक फंक्शन है, सभी का अपना एक पर्पस है, सभी का अपना एक यूज है, यूसेज है, यूटिलिटी है। ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल डेफिनेशन, जब हम किसी के फंक्शन की वजह से उसको जानते हैं, है ना। या मान लो आप मुझे क्यों जानते हो, आप मुझे क्यों जानते हो, यूजीसी नेट की वजह से। तो आप कह सकते हो कि सर आपका फंक्शन क्या है, यूजीसी नेट, क्योंकि यूजीसी नेट की वजह से ही हम आपको जानते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया, सिंपल है। बाकी इसके बाद एक होता है गाइस एनालॉगस डेफिनेशन। एनालॉगस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एनालॉजी गाइस आपने बचपन में रीजनिंग में बनाया भी है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है गाइस, है ना सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी गाइस जहाँ पे गाइस हम ना समानता ढूंढते हैं। सेम। जैसे हम लोग ब्रेन को हमेशा कंप्यूटर से कोरिलेट करते हैं ना, हम कहते हैं ना कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ऐसा कहते हैं ना, कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि कंप्यूटर भी वही काम करता है जो हमारा ब्रेन करता है। ये अलग बात है कि कंप्यूटर टेक्निकल है, फंक्शनल है, तो वो बहुत तरह का काम एक बार में कर लेता है। हमारा ब्रेन भी, क्योंकि आखिरकार कंप्यूटर को बनाने वाला तो ब्रेन है, ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर ब्रेन को बनाया, ब्रेन ना कंप्यूटर को बनाया, यानी इंसान ही तो कंप्यूटर, तो इंसान बड़ा हुआ ना, इंसान बड़ा मतलब ब्रेन बड़ा हुआ ना, कंप्यूटर थोड़ी बड़ा हो गया, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला तो इंसान है, ह्यूमन ब्रेन है। तो ब्रेन तो फादर है, मदर है, कंप्यूटर तो उसका बेटा है। लेकिन हम कंप्यूटर को गाइस हमेशा किससे जोड़ के देखते हैं, ब्रेन से। हम क्या कहते हैं जी कि कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, तो इसको कहते हैं एनालॉगस डेफिनेशन। जैसे हम कहते हैं ना कलम या हथियार, तो कई बार गाइस कलम और हथियार के बीच भी हम एक एनालॉगी फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि कलम से भी आप गाइस किसी को मार सकते हो और हथियार से भी मार सकते हो। फर्क इतना है गाइस कि कलम से आप किसी को मारोगे तो वो एकदम बड़ा एकदम, जैसे हलाल करते हैं ना किसी को, हलाल करते हैं, एक होता है हलाल और एक होता है झटका, है ना। जब आप नॉनवेज खरीदने जाइएगा, दो तरह का दुकान होता है, एक होता है हलाल और एक होता है झटका।
तो हलाल, हलाल जैसे मुस्लिम्स वगैरह में हलाल की प्रथा है, तो हलाल और हिंदू में झटका मैंने एक बार में ही सफाया, है ना, सब लोग जानते होंगे बहरहाल। तो वैसे ही गाइस जो कलम की मार होती है ना वो हलाल होता है एक तरह से, यानी हलाल मतलब आपको एकदम तड़पा तड़पा के मारेगा। यानी मान लीजिए आपके खिलाफ कोई जजमेंट आ गया, आपको कोई मान लीजिए आधिकारिक रूप से कोई फंसा दिया, तो जीवन भर जेल में सड़िएगा आप, जीवन भर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो जीवन भर जेल में सड़ने का क्या मतलब है? तड़प तड़प के मरना। और झटका का मतलब एक ही बार में कहानी खत्म। तो इसलिए कलम और तलवार को हमेशा क्या किया जाता है, उसमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट की जाती है कि कलम, कहते हैं ना कलम की मार बड़ी खराब होती है, कि कलम की मार अगर पड़ गई तो जीवन भर चक्की पीसना पड़ जाएगा जेल में। और हथियार क्या है, एक ही बार में आपका सफाया कर देगा। एक बार मरिएगा क्या दर्द होगा, एक ही बार ना होगा। तो एनालॉगस डेफिनेशन, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कविता है, कलम चाहिए कि तलवार, है ना। तो ये एनालॉगस डेफिनेशन है। ऐसे ही गाइस होता है थियोरेटिकल, लास्ट है थियोरेटिकल, मतलब जहाँ पे थ्योरी का मतलब, ये गाइस हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना साइंस में, साइकोलॉजी में, जहाँ पे गाइस चीजें ज्यादा सब्जेक्टिव होती है रेदर देन प्रैक्टिकल। जैसे मान लो गाइस कि एक होता है चीजों को करके दिखाना, लर्निंग बाय डूइंग, उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। एक होता है गाइस कि किताबों में पढ़ करके ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो किताबों में पढ़ा रहा हूँ, करके तो नहीं दिखा पा रहा ना। तो ये क्या है, थियोरेटिकल क्लास है, जहाँ पे मैं आपको पढ़ करके समझा करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन यही चीज मान लो मैं आपको करके भी दिखाता तो उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है प्रैक्टिकल। तो थियोरेटिकल मतलब जहाँ चीजों को थियोरी वाइज पढ़ते हैं, यानी परिभाषा स्वरूप पढ़ते हैं, जहाँ चीजें सब्जेक्टिव होती है, डिफाइंड होती है, वेल रिटन होती है, तो उसको कहते हैं थियोरेटिकल परिभाषा, जो ज्यादातर साइंस और मनोविज्ञान के छात्रों के काम आता है। ये साइंस में भी थियोरी होता है, साइकोलॉजी में भी थियोरी है। तो दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल डेफिनेशन। तो ये टोटल गाइस करीब 10 प्रकार के परिभाषा हैं। क्या सभी का क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितने भी परिभाषा मैंने आपको बताई, या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आसान से ही पूछता हूँ। पहला परिभाषा देखिए, बताते हैं कि नहीं आप। पहला क्वेश्चन है गाइस कि किस परिभाषा में फेवरेबल और अनफेवरेबल, हम यानी हम अपने मन से किसी का तारीफ या किसी की बुराई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्विंस समवन, ऐसे परिभाषा को क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम बताइए, इस परिभाषा को क्या? परसुएसिव, पक्का? यस सर। परसुएसिव बिल्कुल राइट। हाँ, क्योंकि परसुएसिव का मतलब होता है कॉन्विंसिंग, यानी परसुएड करना, कॉन्विंस करना किसी को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। मेरे लिए प्रजातंत्र अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि वो अच्छा ना हो। तो परसुएसिव मतलब आप अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन बना पाओ। ये बताइए, अ डैश डेफिनेशन सिंपली रिपोर्ट्स द वे इन विच अ टर्म इज ऑलरेडी यूज्ड विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी ऐसा परिभाषा बताओ जिसमें गाइस जिस शब्द को ना सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त हो एक कम्युनिटी लेवल पे, यानी पूरा समाज उसको मानता हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। क्योंकि लेक्सिकल परिभाषा ऐसी परिभाषा होती है ना जो पूरे लैंग्वेज कम्युनिटी के बेसिस पे उसको स्वीकार्यता प्राप्त होती है। यानी मेरे लिए रिवर का मतलब जो है वही आपके लिए भी होगा, मेरे लिए जो वाटर का मतलब है वही आपके लिए भी होगा, मेरे लिए जो ट्री का मतलब है वही आपके लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ट्री का मतलब पेड़ है और आपके लिए ट्री का मतलब पैजामा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? मेरे लिए अगर ट्री का मतलब पेड़ है तो आपके लिए भी ट्री का मतलब पेड़ ही होगा, एक कम्युनिटी लेवल पे, डिक्शनरी लेवल पे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्री का मतलब मेरे लिए पेड़ और आपके लिए कपड़ा। तो लेक्सिकल डेफिनेशन बिल्कुल। ये बताइए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास मेंबर ऑफ अ टर्म, मान लीजिए गाइस कि हम लोग क्लास मेंबर, जैसे मान लीजिए इसी क्लास को मान लो, अगर मान लीजिए इस क्लास में जितने लोग हैं, हम लोग सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उसको गिनती कर रहे हैं, हाँ भाई इस क्लास में कितना मेंबर है, तो इस परिभाषा को क्या बोलेंगे? क्लास मेंबर हमें दिख रहा है और काउंटेबल भी है ऐसे। तो क्या बोलेंगे? एक्सटेंशनल, बिल्कुल। क्योंकि गाइस मैंने आपको क्या पढ़ा, इंटेंशनल और एक्सटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते,
जिसकी गणना संभव नहीं है, बस उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसका बाइफर्केशन कर। जबकि एक्सटेंशनल मतलब जिसका गिनती संभव है। जैसे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, या मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, तो ये गिनती संभव है। तो गिनती संभव है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशनल डेफिनेशन कहेंगे, क्योंकि इसकी गिनती संभव है, क्लास मेंबर को हम काउंट कर सकते हैं। ये तो बता देंगे। आप बताइए। डैश डेफिनेशन इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन और कॉनोटेटिव डेफिनेशन, है ना। कॉनोटेटिव भी कहते हैं, क्या है, इसको कहते हैं Intentional. इंटेंशनल। Intentional. बहुत बढ़िया। इंटेंशनल कोई Intentional. कॉनोटेटिव, हाँ, इंटेंशनल कोई कॉनोटेटिव और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसको बताइए, ये तो बता देंगे आप। ऐसी परिभाषा का दैट हैज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली, यानी मनमाने तरीके से। डेलिबरेटली मतलब मनमाने तरीके से, अपने सुविधा के अनुसार आपने कोई उसको सिंबल या नाम दे दिया। ऐसे परिभाषा को क्या बोलेंगे? Stipulative. Stipulative. स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव, बिल्कुल। यानी भाई जब ऐसा परिभाषा है जिसको हम अपने मन मुताबिक, जैसे सेल्फी मैंने बोला ना, सेल्फी, ऐसे ही टेंट्रम, मोदिनोमिक्स, और भी वर्ड्स आप फाइंड आउट करना। स्टिपुलेटिव जिसको हमने अपने सुविधा के अनुसार समय के साथ और मनमाने तरीके से, डेलिबरेटली, या इंग्लिश में कह लो तो आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने तरीके से उसको नाम दे दिया, लोगों ने मान भी लिया। ये बताइए। When the purpose of a definition is to explain the use or eliminate the ambiguity, this is called, यानी कहीं जब किसी परिभाषा का उद्देश्य एम्बिग्विटी को पूर्णतः खत्म करना हो, जैसे एक वर्ड का एक ही मीनिंग रहे, एक वर्ड का दोहरा मीनिंग ना हो, तो ऐसी परिभाषा को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल। ऑब्वियस सी बात है, ये लेक्सिकल का मतलब ही होता है कि एक वर्ड का एक ही डेफिनेशन, वन वर्ड वन डेफिनेशन, वन वर्ड वन डेफिनेशन, यानी ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ये बताइए, मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि एबॉर्शन मीन्स द रथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग। एबॉर्शन आप सब लोग जानते हैं, एबॉर्शन। मान लीजिए एबॉर्शन का मतलब यहाँ कहता है, रथलेस मतलब बुरे तरीके से किसी बहुत इनोसेंट बच्चे का मर्डर करना, यानी हत्या करना। एबॉर्शन का परिभाषा ये लिख रहा है। ऐसे में ये परिभाषा किसके अंदर आ गया? लेक्सिकल, परसुएसिव, स्टिपुलेटिव या थेरेटिकल? सोच के जवाब दीजिए। गेस करिए सब लोग, कोशिश करिए। एबॉर्शन का परिभाषा लिखा हुआ है, रथलेस मतलब बुरे तरीके से, मर्डरिंग मतलब हत्या करना, इनोसेंट मतलब बहुत ही इनोसेंट जो है ना, ईमानदार, जिसको मतलब जो बच्चे दुनिया में आया नहीं उसको आपने अवॉइड कर दिया। गाइस देखिए, एबॉर्शन, हाँ देखिए सुनिए, हाँ ठीक बात है। गाइस एक बात बताओ कि जैसे कई सारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया है, जैसे चाइना है, मान लीजिए चाइना में आज के टाइम में 2 बच्चा का अलाउ है, पहले 1 बच्चा था। अब मान लीजिएगा चाइना में आपको जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, अब भारत में भी वही स्थिति आ चुकी है वैसे। तो चाइना ने क्या किया, 2 बच्चा पॉलिसी लगा दिया कि 2 बच्चा ज़्यादा करिएगा तो आपका एबॉर्शन करा देगा सरकार ही, या आपको कराना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ऐसे में गाइस मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या, आज मान लो भारत चीन से भी आगे आ गया जनसंख्या में, तो भारत में एबॉर्शन को आप अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे भारत के संदर्भ में? अगर मान लीजिए गाइस आपका 2 बच्चा ऑलरेडी हो गया है, 3 बच्चा हो गया है, तो उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा बात है ना। नहीं तो मान लीजिए खिलाइएगा कहाँ से, क्या नौकरी करेगा, कैसे पढ़ाइएगा? इतना महंगाई का समय है, इतना महंगाई के ज़माने में मान लीजिए आपका 10 बच्चा हो गया, 15 बच्चा हो गया, कहाँ से आप सबको शिक्षा दे पाएंगे? और सरकार सबको नौकरी कहाँ से देगा? ऐसे में एबॉर्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है उस सेंस में। Yes, sir. तो यहाँ पे गई जो एबॉर्शन का परिभाषा है वो किसी एक सिचुएशन में ठीक हो सकता है, किसी एक परिस्थिति में ये परिभाषा ठीक है, लेकिन सारे परिस्थिति में ये ठीक नहीं है, क्योंकि अबॉर्शन कई बार पॉजिटिव भी सेंस में आ जाता है, जहाँ जनसंख्या को नियंत्रण करना है। मान लीजिए आपका 10 बच्चा हो गया, 15 बच्चा हो गया, 5 बच्चा, ऐसे में आप और बच्चा करके करिएगा क्या? और बच्चे का कोई ऐसा तो दिखता नहीं काम। तो परसुएसिव होगा, ये परसुएसिव मतलब जहाँ पे कॉन्विंसिंग, यानी आप अपने अकॉर्डिंग ये परिभाषा ये बनता परसुएसिव, ठीक है। ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ है गाइस कि पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1000, यानी गरीब वो व्यक्ति है जिसका सालाना इनकम 1000 रुपये है। क्या ये परसुएसिव, प्रिसाइजिंग है, स्टिपुलेटिव है, थ्योरेटिकल? परसुएसिव। Precising.
गाइस इसका करेक्ट आंसर प्रिसाइजिंग इसलिए होगा क्योंकि जब सरकार अपना पॉलिसी निकालता है ना प्रत्येक वर्ष, कहता है ना भाई कि इस बार देश में गरीब वो है जिसका 1,000 रुपये इनकम है, जिसका फलाना है कितना है, तो परसुएसिव इसका प्रिसाइजिंग होगा आंसर, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एग्जैक्ट मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रिसाइजिंग मतलब जैसे थेफ्ट है, ये डेमोक्रेसी है, सोवरेंटी है, मर्डर है, ये इसका संवैधानिक परिभाषा है, उसकी स्वीकार्यता। वैसे ही पुअर का ये क्या हो गया, एक तरह से यूनिवर्सल डेफिनेशन सारे देश अपने अकॉर्डिंग सरकार निकालती है कि भाई हमारे देश में गरीब किसको मानेंगे। तो मान लीजिए किसी देश में गरीब उसको माना जा रहा है जिसका सालाना इनकम 1,000 रुपये से कम है, तो ये क्या है, प्रिसाइजिंग मतलब एक्यूरेट परिभाषा। डेनोटेशन किसको बोलते सर हैं? एक डेनोटेशन इज, हाँ सर एक बार क्या बोल इससे रहे हैं? पीछे वाला क्वेश्चन सर, ये था ना सर जिसके अकॉर्ड मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको इससे पहले परसुएसिव वाला। बोलेंगे मैम, लेकिन ये उसको उसको तो परसुएसिव बोलेंगे ना, परसुएसिव। ओके सर। डेनोटेशन किसको कहते हैं? डेनोटेशन इज ए सेम एज एक्सटेंशन इंटरनेशनल वैल्यू या डिक्शनरी। डेनोटेटिव डेफिनेशन किसको कहते हैं? एक्सटेंशन एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन ये रटा रटाया लिखा हुआ था ना। इंटेंशनल डेफिनेशन को क्या कहते हैं? कोनोटेटिव। इंटेंशनल डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कोनोटेटिव डेफिनेशन, और एक्सटेंशनल डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेनोटेटिव। डेनोटेशन। लास्ट है, बताइए, टू विच टर्म कैन बी द सम टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट अप्लाइड, इज इट? यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें हम चीजों को जोड़ते हैं, यानी जो कैलकुलेटिव है, यानी जो गिनती के योग्य है, तो जिसकी गणना यानी सम टोटल जिसका हम कर सकते हैं, जिसकी गिनती संभव है, उसको क्या कहेंगे? कोनोटेशन, डिनोटेशन, मीनिंग या फंक्शन? जिसकी गिनती संभव है, जिसको डेनोटेशन नोटेशन। डेनोटेशन होगा फिर। डेनोटेशन का, क्योंकि डेनोटेशन को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए मैं दिखा, डेनोटेशन को हम कहते थे ना, एक्सटेंसिव डेफिनेशन को ही ना कहते थे डेनोटेशन। देखिए डेनोटेटिव डेफिनेशन को क्या कहते थे? एक्सटेंशनल डेफिनेशन। क्लास मेंबर ऑफ आवर टीम, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, यानी जिसकी गणना संभव है, जिसकी गिनती संभव है, तो जिसकी गिनती संभव है उसको क्या कहेंगे? डेनोटेशन, यानी एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये गाइस ये सारा डेफिनेशन था लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। इसमें करीब 8-9 डेफिनेशंस हैं, वो सारे हमने आज की क्लास में किया। मैंने कुछ इससे संबंधित प्रश्न भी आपको कराया है ताकि आपको और भी अच्छे से इसकी स्पष्टता बनी रहे, आपको समझ में आ जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछिए। सारी चीज़ें क्लियर है गाइस आज की क्लास में जो हमने किया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव का मतलब है जिसको आप अपने मन के अकॉर्डिंग बना देते हो। जैसे जो नया वर्ड आता है ना मार्केट में, जैसे सेल्फी मैंने बोला, तो सेल्फी तो एक नया वर्ड है ना। सेल्फी आज से 10 साल पहले कहाँ था? जब मार्केट में स्मार्टफोन नहीं था तो सेल्फी भी नहीं था। मार्केट में अब स्मार्टफोन आया तो सेल्फी भी हमने बना दिया। मोदी नॉमिक्स पहले नहीं था, मोदी जी का शासनकाल आया तो मोदी नॉमिक्स। तो कहने का मतलब ऐसे वर्ड जिसको हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग बना देते हैं। जैसे इस क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि आपने कहा कि सर इस क्लास का कुछ नाम दीजिए ताकि हम लोग बता सकें कि हम लोग किस क्लास में जाते हैं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं। तो मैंने आप सबकी सहमति से इसका नाम मान लिया, रख दिया डायनेमिक प्रोफेसर। इस क्लास का नाम क्या रख दिया? डायनेमिक प्रोफेसर। तो ये स्टिपुलेटिव है ना, ये कोई डिक्शनरी में थोड़ी है, ये तो हमने बस सर्वसम्मति से रख दिया। आप सबने बोला हाँ भाई ठीक है तो चलो जी रख देते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक रख दिया तो जी आपने भी मान लिया, दिस इज कॉल्ड स्टिपुलेटिव। सर्वसम्मति से हमने मान लिया, तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जिसकी स्वीकार्यता समय के साथ होती है। ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट क्योंकि हमारे लिए वो आसान है यूज करने में, सुनने में, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, जी मान लिया, तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ठीक है, तो टोटल 13 हमने किए हैं डेफिनेशन।
13, हाँ 13 है। एक क्वेश्चन इससे भी रहता है, एक क्वेश्चन इससे भी रहता है एग्जाम में, तो ये आपको करना है। और कोई डाउट है तो बताइए, एग्जाम भी हमारा करीब आ रहा है, एग्जाम में इस बार कुछ चमत्कार करना है हम सभी को, इसलिए मैं अभी से आपको आगाह करता रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ बता रहा हूँ ताकि आप अलर्ट मोड में रहें। एग्ज़ाम का फॉर्म भी अब आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो आ जाएगा, फॉर्म्स वगैरह आपके फिल होंगे अक्टूबर में, करेक्शन वगैरह दिसंबर में एग्ज़ाम है। ठीक है गाइस, फिर आप अपना ख्याल रखें और हम मिलते हैं कल की क्लास में, फिर आगे की बातें करेंगे, कुछ आपकी कुछ मेरी आप बीती करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आप सभी लोग आए क्लास में, सुना, इसके लिए बहुत आपका मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, बी हैप्पी। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. थैंक यू प्रणाम सर। गुड नाइट।